में बात करेंगे क्वेटा की, जहां एक बार फिर सिक्योरिटी एहलकार दहशत गर्दों का निशाना बने। डीएसपी हमीदुल्ला दस्ती की गाड़ी पर जब नामालूम अफराद ने हमला किया तो डीएसपी दस्ती और उनके ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन पीछे बैठे 2 कांस्टेबल्स मोहम्मद ताहिर और अयूब शाह शहीद हो गए। 2018 में सिर्फ क्वेटा शहर में सिक्योरिटी एहलकारों और पुलिस पर ये 8वां ऐसा हमला है। उसके बाद बात करेंगे दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल की, जिन्होंने आज अपनी हफ्तेवार ब्रीफिंग में इस बात की तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जून से शामिल किया जाएगा। उनका मजीद ये भी कहना था कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट पर ट्रांसफर किए जाने के बयानात गलत हैं और इस वक्त ऐसा कोई खदशा नहीं है। और आखिर में बात करेंगे अफगानिस्तान की, जहां आज दूसरी काबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर अशरफ गनी ने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है और ये कि वो माजी को भूल के पाकिस्तान के साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे रब्ता करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। मुलमीन बदकिस्मती से बोल बोल पाकिस्तान का हर 10वां या 11वां जो प्रोग्राम है वो हमेशा कोयटा के किसी न किसी वाक़े से शुरू होता है। अब मज़ीद अफसोस की बात यह है कि ये जो आपने वाक़या बताया है ये सुबह का है, जिसमें एक डीएसपी साहब की वही यूजुअल पैटर्न जो 1 साल से चल रहा है, गाड़ी जा रही कि लॉ एनफोर्सर्स को टारगेट किया जाता है। और अब कुछ सीसीटीवी कैमरों की वजह से ये भी शक का इजहार किया जा रहा है कि जिन लोगों ने ये वारदात की उन्होंने बाकायदा उस खत्ते की इलाके की जो है रैकी की थी प्रॉपर। सही, राइट। और कुछ लोगों का ये दावा भी है कि शायद वो सफाई करने वालों के भेस में ये सब कुछ कर रहे थे। एनीवे, अब ये वाकया तो सुबह हुआ है, लेकिन अभी हमारे ऑन एयर जाने से पहले टिक्कर भी साथ चल रहा है कि खूनी तालाब के इलाके में धमाका हुआ और धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़। उसके बारे में अगर कोई डिटेल्स आएंगी तो यकीनी तौर पर या तो हमें कराची वाले बता देंगे या हमारे तक पहुंच जाएगा तो हम अपडेट कर देंगे। दूसरी जो मसला है फॉरेन ऑफिस, वो फॉरेन ऑफिस के सिलसिले में मैं आपको सिर्फ ये इल्तिजा करूंगा कि देखो कितना बड़ा जुल्म है। 18 तारीख को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास शुरू होता है, 23 तारीख को वो खत्म हुआ। हाँ जी, 5 दिन हो गए। 5 दिन बाद पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान से सवाल होता है तो उनका जवाब आप पहले मुलाहिजा फरमाइए, यानी अंदाजा लगे कि ये बाबू हमारे साथ क्या करते हैं। उनसे जब पूछा जाता है एक तफसीली सवाल तो वो ये कहते हैं कि जहां तक तो है ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मामले को असल में वजारत खजाना। हाँ जी, मैं बिल्कुल, हम तो लीड मिनिस्ट्री नहीं है इस मामले में, मतलब थैंक यू वेरी मच। चले जी, फिर कहते हैं मजीद बरा सेकेंडली द इंटरनेशनल प्रोसेस ऑफ FATF, यानी इसके जो इंटरनल इनके जो दाखिली मामलात हैं ये खुफिया होते हैं। अब ये बयान है वजारत खारजा के तर्जुमान का। अब मैं इस शख्स से ये पूछूं कि चाचा, इफ यू आर नॉट अ लीड मिनिस्ट्री मिस्टर बाबू, नहीं, क्या तुम बात कर रहे हो? सबसे पहला ट्वीट किसने किया? पाकिस्तान के वजीर खारजा ने। मुबारक हो। व्हाट कैपेसिटी? अगर वो लीड मिनिस्टर ही नहीं था तो ख्वाजा आसिफ ने क्यों ट्वीट किया, जिससे अपेरेंटली हमारा काम भी और खराब हुआ। अच्छा, अगर आप ही की बात ये मान लें, भाई आप ही की बात मान लें
کہ جی اس کے معاملات تو جو ہیں وہ خفیہ ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ تو ہی پھر نہیں۔ آپ ہی کے وزیر خارجہ نے کیوں کیا؟ نہیں، ابھی تو اجلاس بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دونوں صورتوں میں اتنا بلیٹنٹ لائی اینڈ یو گیٹ away with it۔ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈیفینڈ کروں بیٹھ کے ان کو، آپ کے اس جھوٹ کو جو آپ نے 5 دن بعد انتہائی ڈٹائی وہ سے بھی بولا سوال ہے، کے جواب میں بریفنگ میں شاید خود سے تو انہوں نے کوئی ذکر تو ہی میں نہیں آپ کیا کو نا۔ کس بنیاد پہ ڈیفینڈ کروں؟ اب ان سے جواب کون لے گا؟ اب کیا یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کوئی شہری سپریم کورٹ چلا جائے، نہیں بس اب یہی 184(3) کے تحت کہے کہ سر میرے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، میں شہری ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میری لیٹ سے میں تولیے میں جی اسپین کو بھیجتا ہوں، ہاں میرے پہ کیا اثر افواہیں پڑ سکتا ہے؟ ہیں بالکل کہ ہم لوگوں کو گرے یا بلیک لسٹ پہ کیا جا رہا مجھ پہ ہے، کیا اثر پڑے گا؟ تو سر مجھے یہ پوچھ کر بتایا جائے کہ میں نے جو اس سال کنسائنمنٹس میری جانی ہے، کیونکہ اگر ہم گرے لسٹ میں بھی چلے جائیں تو فرض کرو کہ میں نے 5,000 تو نہیں، میں نے $15,000 کے میں نے تولیے بھیجے، ان کی پیمنٹ اگر مجھے 3 یا 4 دنوں میں آ جانی چاہیے، وہ کم از کم 2 سے 3 ہفتے لے گی، کیونکہ $10,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ہوئی تو وہاں کا سسٹم جو ہے وہ انشور کرے گا کہ یس یہ پاکستان سے تولیے ہی گئے ہیں، رائٹ، تو ڈبل ٹرپل یہ کمپنی بنانے والی ہے، یہ کمپنی ریسیو کرنے والی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے ریسیو کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کی جا کر ایکچوئل دیکھیں گے اچھا یہ آئی، تو ظاہر ٹائم لگے گا۔ اب یہ ٹائم لگے گا، یہ بات جو ہے ہم شہریوں کو اپنے جو ہے لوگوں کو دوست لوگ کہتے ہوں گے یار یہ کیا FATF نہیں، وہ تو آپ مفتاح صاحب کو نہیں ایک سمجھتے، غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس طرح ہماری کنسائنمنٹس کی پیمنٹس ڈیلے ہونا شروع ہو گئی تو دیکھو بزنس مین تو کیش فلو پہ چلتا ہے، نہیں امپیکٹ تو بہت ہے، نہیں ہوگا، وہ کاریگر کو پیسے نہیں دے پائے گا وقت پہ، کاریگر کو وقت پہ پیسے نہیں دے پائے گا، وہ بیچارہ کہیں اور مزدوری ڈھونڈے گا، بے روزگار نمبر 1۔ نمبر 2، ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم بے شمار ہمارے پاکستانی بیچارے غیر ملکوں میں کام کرتے ہیں، وہاں سے وہ پیسے بھیجتے ہیں، اور وہ جو ایزی ٹرانسفر ہوتا ہے کہ اس بیچارے نے ہر مہینے ریگولر، فرض کرو اس کے بھائی کی شادی ہے، اس نے ادھر ادھر قرضہ ورزہ کر کے اس نے $12,000 پیسے بھیجنے ہیں، انہوں نے کو مکان خریدنا ہے، بہن کے لیے جہیز کا سامان ایک دم so on and so forth، لیکن ہم اپنے عام انسان کے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، اور اتنا بنیادی بات جس کا ہماری معیشت سے تعلق ہے اس کے بارے میں وزارت خارجہ پہلے فرماتی ہیں کہ ہمارا تو تعلق ہمارا تو وزارت، بھئی اگر ان کا تعلق تھا تو پھر خواجہ صاحب نے بڑک کیوں لگائی کہ 3 مہینے کی مل گئی، وہ مامے لگتے تھے؟ اچھا، اور اگر آپ ان کو انہی کے الفاظ پہ پکڑو، آپ اگر یہ واقعی قائل ہو کہ جی معاملات خفیہ ہوتے ہیں، بتائے نہیں جا سکتے، تو پھر آپ کے وزیر خارجہ نے کیوں بتا دیا؟ یا پھر اس پہ چھوڑ دیتے نا کہ بھئی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، that would have been a more truthful response کہ مجھے نہیں معلوم جی فائنانس منسٹری سے اس میں کم از کم ہمیں یہ تو جواب دے دو، چلو باقی تو جی وزارت خزانے سے ہوگا مسئلہ، یار یہ بتا دو چین جو اپنا یار ہے جس پہ جان بھی نثار ہے پر اس طرف ہے جو نظام، اس طرف نہ جائیو، وائی ایٹ دا لاسٹ منٹ انہوں نے ہماری حمایت میں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ تیسری بات، باوجود اس کے کہ ہم نے بہت اہتمام سے ٹروپ ڈپلومیسی کی، سعودی اپنے سعودی بھائیوں کو کہا کہ بھائی جان حکم کرو، اینے بند لو جی، کسی سے ہاں نہیں کسی سے پارلیمنٹ کی ریزولوشن کے مطلب اس میں ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی اب اس ملک میں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے، ہر چیز کا جواب نہیں جناب،
जवाब सिर्फ एक चीजों के, आप देखो ना जैसे अभी एक तमाशा लगा और इस बात से इसी बायस कत्ल आशका से मना करते थे। अब गुज़श्ता 1 घंटे से मुसलसल एक स्टोरी चल रही है कि सदाकत याफ्ता सादिक व अमीन का नक्शा इमरान खान जी झूठे डॉक्यूमेंट ब्ला ब्ला। अच्छा, इसीलिए इमरान खान साहब को मना करते थे कि भाई आप, और अपने सहाफी भाइयों के आगे रोता हुआ कि यार शुरू से 2 अल्फाज है मुबैना तौर पर खुला पे इल्जाम है जी। लेकिन जैसे वो इमरान खान और ये 330 अरब लूट के ले गया तक बाकायदा फिगर देके, क्योंकि फिगर मतलब 329 नहीं 331 नहीं पूरा फिगर देकर, ताकि उसमें एक वजन ज्यादा बढ़े। हाँ, फिर आप जब ये करते रहे हैं, अब वो जो एक डॉक्यूमेंट निकला है यूसी का, झूठ बोला होगा, गलत होगा, हुकूमत ने मनूवर करवाया होगा, उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को देखना और उसके बारे में कोई राय बनाना वो एक्सक्लूसिव राइट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके सामने वो जाएगा। लेकिन नहीं, हम सब क्योंकि आपने पहले ढोल बजाए थे तो अब आपकी मुखालिफ पार्टी कह रही है नहीं, वो तो अब उसको जब तक ढोल बजा सकेंगे। समझ गए ना। अच्छा, कोयटा में अभी पता ये चला है कि 4 शहादतें हो चुकी हैं और कुछ जख्मी हैं। अल्लाह ताला खैर करे भाई। मकसद ये कि इसका मतलब है कि ये ज़रा आज जो पहले वाक़या जिसको आपने इंट्रो में लिखा है, अनफॉर्चुनेटली ये भी उसमें कोई ज़्यादा शिद्दत इसकी, क्योंकि उसमें तो टारगेट किलिंग होगी ना डीएसपी साहब को, जीप को। जाहिद साहब को मैं सुन रही थी 7 बजे, वो कहते कि इन्हीं साहब पे पहले भी 2-4 दफा इस तरह के हमले हो चुके थे, तो बेचारे टारगेट पे ही थे दस्ती साहब जब नहीं, लेकिन तो ये तो ज्यादा हुआ ना। ये तो फिर इसका मतलब ये है कि एक्सप्लोर कोई किसी इलाके को करके किया गया है। एनीवे वी वुड स्टिल बी, हम लोग कोशिश करते रहेंगे जी जो भी ताज़ा तरीन बात आए। इस्लामाबाद से कॉल ले लें इसलिए इस मौके पर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। प्रोफेसर इफ्तिखार बात कर रहा हूँ जी। प्रोफेसर FATF के सिलसिले में एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता था। जी फरमाइए सर। एक दूसरा एंगल भी जो बहुत मैंने महसूस किया है वो ब्लेटेंट हिपोक्रेसी है ऑन पार्ट ऑफ द US एंड UK, जिनके अपने मनी लॉन्ड्रिंग लॉज आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और बेसिकली दे आर parking places for all the laundered money from हमें क्या फर्क पड़ता है? तो कोई मुझे कम से कम डिसएग्रीमेंट नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बरतानिया में एजवेयर रोड पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे बिकी हैं और कैसे आई हैं, और ऑफशोर कंपनियां मुतारिफ भी वैसे कहाँ से हुई थी। लेकिन सर मसला ये है ना कि उन्होंने तो अपना बंदोबस्त कर रखा है जो भी करना होगा। But we must educate our people also. इस एजुकेशन का नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब मैं आपसे जान की अमान पाते हुए भाईजान, मैं अपने लोगों को ये एजुकेट करूं कि जी वो बहुत मुनाफिक हैं। हाँ, हम पे पाबंदी लगा दी फिर तो हम पे तो, लेकिन अगर लग गई, मुझे पेमेंट ना आई सर, मैंने बेचनी है वो बेडशीट्स, मेरे लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो है ना सर। बड़ी मेहरबानी की। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब ये तो एक बात हो गई जो बहुत बुनियादी बात है। मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं कि हम सहाफ़ी मुजरिम हैं, मुल्जिम नहीं कह रहा। हम अपनी बुनियादी जिम्मेदारी आवाम को, जाइए लोग समझते होंगे यार ये कोई अंग्रेजी का मसला होगा, हाँ नहीं, एब्सोल्युटली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं को होगा जी कुछ, लेकिन ये इतनी कनेक्टेड है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसकी ऑलरेडी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, उनका और इतना फ़र्क हो रहा है, और उसमें जो फिर हमें बजट के करीब अब जो खसारा है उसको मीट करने के लिए शायद दोबारा IMF से रुजू करना पड़े। नंबर 1। अच्छा यार वो तो एक और बात है, आम आदमी को समझाने में भी हम नाकाम रहे कि इसमें, मैं जैसे छोटी छोटी बातें बता रहा हूं कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स भी हैं, मतलब बिजनेसमैन एक्सपोर्ट, उसमें किस तरह के आएंगे। और
اس سے بھی زیادہ بنیادی بات کہ ہمارے جو بیچارے غیر ملک میں ہمارے بھائی جو دن رات ایک کر کے ذلیل و رسوا ہو کر پتہ نہیں کس عذاب سے گزر کر ہمیں پیسے بھیجتے ہیں. دیٹ کین بی ہٹ. اس کا فلو جو ہے بالکل رکنا نہیں، لیکن اس کا فلو جو بات آسانی سے ہونی ہے. راولپنڈی سے ایک کال تاکہ آگے بڑھ سکیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی اشفاق سر کر رہا ہوں سر راولپنڈی سے. جی بھیا حکم کریں. جی سر نصرت جاوید صاحب، میرا صرف ایک ہی کوشچن ہے کہ یہ FATF سے ریلیٹڈ جی کہ یہ ہمارے مطلب ہے سروں پہ تلوار لٹک رہی ہے. اس سے پہلے تو ہمارے جو حکمران ہیں نہیں بھیا ایک منٹ ٹھہریں. اس سے پہلے 2012 سے 2015 تک پورے 3 سالوں کے لیے بھی ہم اس کی واچ لسٹ پر رہے ہیں. اس کے بعد پھر کچھ اقدامات لیے گئے. جی جی اس سے ہم لوگوں کو پھر ہٹا دیا گیا اور اب پھر ڈالا جا رہا ہے. اب پھر ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے. جی اس پہ فرمائیے کہ حکمران کیا کریں. نصرت صاحب میں جو عرض کر رہا ہوں نا، ہاں ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہے نا، صرف اپنے نہیں تو کیا کریں. مطلب آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ ہوش کا ناخن یوں لیا تو پھر کیا کریں؟ نصرت صاحب 4 سال ہمارا وزیر خارجہ نہیں تھا. ارے بھیا مجھے یہ بتائیے، یہ ہوتا؟ 1 منٹ پہلے مجھے بات بتائیے. آپ کو یہ بات پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خارجہ کا نام پتا ہے؟ ان کا بھی میرے نالج میں ان کا بھی نہیں تھا. نہیں ارے بھائی میں بتا رہا ہوں نا. اور بھائی میرے لیکن 2012 میں ہماری باقاعدہ ایک فورن منسٹر تھیں، ان کا نام یاد ہے، میں بتا دیتا ہوں، ہنا ربانی کھر. تو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا نام یہ 2 نمبری ہے بھائی. آپ کو یہ بات پتا ہے پنڈت نہرو کا کون تھا انڈیا میں فورن منسٹر؟ بھی کوئی نہیں تھا. بہت عرصے بعد انہوں نے کرشنا مینن کو رکھا. وہ بھی اس وقت رکھا کہ جب جو ہے وہ موصوف کافی بیمار ہو گئے تھے 60s میں، تو نہرو نے کہا کہ اس پہ کام زیادہ ہے، تو پھر اس نے کرشنا مینن کو رکھا. تو اگر بھٹو اور نہرو جیسے لوگ بغیر وزیر خارجہ کے چلا سکتے ہیں اور وزیر خارجہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم جا سکتے ہیں اس لسٹ پہ، تو یہ ایک فروئی بات ہے میرے بھائی. ایک ملک کا کہ پاکستان کا کیا سٹیٹس ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور اس طرح کی جب آپ بریفنگز دیں گے جیسے میں نے سنوائی ہے، ایسے وزارت خارجہ کے ترجمان ہوں گے تو ہم پھر لسٹوں پہ جاتے ہی رہیں گے. حکمرانوں کی بات نہیں ہے، نہ کسی نے سمجھایا ہے کہ یہ ہے کیا، اس میں ہم گئے کیوں، ہٹے کیوں تھے. میں کیا کروں. بہرحال وہ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور مسئلہ بھی اہم ہے. آپ اس وقت دیکھو نا کوئٹے کا مسئلہ چل رہا ہے نا، اس وقت پورے سوشل میڈیا پہ ریگولر میڈیا پہ 2 سٹوریز چل رہی ہیں. ایک تو وہ ڈاکیومنٹ، ایک وہ عمران خان صاحب اس پہ ہنسی مذاق ہے. دوسرا یہ کہ نہال ہاشمی، ارے یہ تو دل کا مریض لگ ہی نہیں رہا، آ کے کیا تقریر کی، زبردست تقریر. مقصد یہ کہ وہ واپس آتا یوں کر کے وہی وہ جیل بھگت آیا، پولیٹیکل کیپٹل ایکومولیٹ کر کے اب جیل سے نکلا ہے تو لیکن نہیں کرے گا. میں بھی ہم لوگوں کا رویہ یہ ہے، ہم اتنے کنسرن ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس وقت فلڈ کیا ہوتا ریگولر اور سوشل میڈیا نے کہ بھائی یہ کوئٹہ میں مسلسل ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، ویئر از دا سیکیورٹی، کون اس کو مانیٹر کر رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، یہ کوئی نہیں سوال کرے گا. اللہ خیر صلی اللہ. تو حکمران خوش ہیں. تو اس میں وہ ہمارے اس طرح کے بھائی کہتے ہیں کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں. پتہ نہیں کیا اور کیا کریں. ویسے وہی نا میں نے کہا نا کہ ناخن نکال لیں تو کیا کریں. اب اس میں ہم ہی لوگوں نے ایسی 2 نمبری پھیلائی کہ 4 سال تک جی وزیر خارجہ نہیں تھا. نہیں اور بھی ویسے میں جاننا چاہی تھی کہ اور ہم کیا کر سکتے تھے 4 سال میں. بھائی جو اصل بات ہے وہ کسی کو معاملہ ہی نہیں سمجھ آیا ابھی تک، وہ تجویز کیوں کیا دے گا. آ جائے ایک اور طرف. کل ماشاءاللہ بفضل خدا شہباز شریف صاحب بالآخر وہاں پہنچ گئے. خوش ہیں آپ اس بات پہ، آپ کی خوشی. ارے نہیں یار، آپ یہ دیکھو آج
जब भी इनको मुसीबत पड़ती है ना, वैसे गुड गवर्नेंस में MPA कहीं नहीं होता। नहीं कहीं भी नहीं, वाकई हाँ, कहीं नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे उन दिनों थोड़े से इनके साथ मुनासिब ताल्लुकात थे, कोई 2009 की गालिबन बात है या 10 की, तो शहबाज साहब का मैंने इंटरव्यू किया। अच्छा, लेकिन मैंने कहा कि मैं लाइव करूंगा वो, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं होगा, ओके। तो मैंने कहा जी कि ये आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को उठाए, तो मुझे ये नहीं, वो उसमें ब्रेक में था, अच्छा वो पहले लाहौर से कॉल लेने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, अर्ज ये है कि ये जो हमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालने की तैयारी है, आप सच क्यों नहीं बोलते अवाम से कि वो जो भी चीज मनी लॉन्ड्रिंग होती है या मनशियात आते हैं या असला या टेररिज्म होती है, वो एयरफोर्स के जरिए से होगी या बॉर्डर मैनेजमेंट के जरिए से होगी? अरे नहीं एंटी नारकोटिक्स में रोकेंगे या अरे भैया आप क्या बात कर रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग भैया इस तरह नहीं होती। आप लोग पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। पता क्यों ऐसी बात कर रहे हैं नुसरत साहब? क्योंकि वो उनको याद है कि एक अयान थी और एक बक्सा था, तो उनको लगता है कि शायद बक्सों में भर भर के इस तरह से, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ट्रेल, ये तो मतलब बहुत आगे अरे की बात भाई है। ये थोड़ी कि बक्से में किसी ने एक डाले पैसे और वो फिर उधर एक बॉर्डर पे आदमी खड़ा था, उन्होंने कहा चुप ये लो थोड़े से पैसे और जल्दी से, यही नहीं, लेकिन उसका हम अपने भाई को नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम खुद जिम्मेदार है ना कि वो बक्सा था, बक्से में कितने पैसे थे। मैंने क्या एजुकेट किया है ना, तो फिर यही आएगी ना कॉल आपको। हमने लोगों को कभी ये समझाया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली टेरर फाइनेंसिंग जब ये बोलते हैं तो ये किसकी बात कर रहे होते हैं, ये कैसे जाते हैं पैसे, किनको भेज, व्हाट इज, बहरहाल मैं क्या कहूं, सही है ना, सच अ कॉम्प्लिकेटेड। और वैसे वो जी पैनामा चले यार, यही समझा दो ऑफशोर कंपनी क्या होती है। आज तक नहीं। तो इसीलिए वो साहब फिर कहते हैं मुझे तो अकामा, अब अकामा और पैनामा और किस तरह क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं अभी उस केस को वो करने के लिए। बारह एक्सपर्टीज ही नहीं है। ब्रेक बॉस, चलें। शहबाज शरीफ नहीं ब्रेक के बाद, ये चमचा है शहबाज का। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब की बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ आज अभी भी आपने ट्वीट की बात की तो अभी मैं देख रहा था, हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने सवाल किया, क्योंकि तारीख की बात है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वज़ीर ख़ारजा अजीज़ अहमद नहीं होते थे। भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया था दिसंबर 1971 में। उस वक्त से लेकर 1974 तक कोई वज़ीर ख़ारजा नहीं था, थे ना, मतलब खुद ही थे ना। उसके बाद ये हुआ कि अजीज अहमद साहब जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी होते थे। अच्छा, ओके। वो जब रिटायर्ड हो गए तो उनको उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट किया था, ठीक, ओके। और बाद 75 में उनको, लेकिन पूरी इम्पोर्टेंट मतलब 5 साल तक खुद ही रहे बेबी इस अरसे में OIC हुई और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट भुट्टो साहब इफेक्टिव थे ना एज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, लेट्स बी फेयर टू हिम। हाँ, मैं वो एक अलग, अरे बाबा मैं हर ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि होना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे जाने या ना जाने पे बात जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये कि एक मुल्क का ओवरऑल एक वेट होता है। बिल्कुल ठीक है, होता ये कि हाउ यू प्ले विद इट, असल खेल ये, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने जो बात करनी थी शहबाज शरीफ साहब के बारे में वो ये करनी थी कि गुड गवर्नेंस MPA से नफरत, चाहिए ब्यूरोक्रेट। अब जब उनमें से एक पे मुसीबत का वक्त आया तो असेंबली का इजलास बुलवा लिया। असेंबली का इजलास बुलवा के एक करारदाद मंजूर की है नैब के खिलाफ। बिल्कुल, वेरी वेल डन। लेकिन चूंकि पुल बनना है ना, हाँ, और इतनी जहमत गवारा नहीं की कि यार कम से कम वहां पे जब रेजोल्यूशन पेश होना है तो आप भी चले जाए, ना सिर्फ चले जाएं, हाँ, बल्कि खड़े होके तो 2 फिक्रे बोल दें। बिल्कुल बोले कि मुंदरजा झेल 1 2 3 वजूहात की बिना पर मैं
को तो ये तो कर रहे हो मतलब पंजाब असेंबली को अपना रबर स्टैम्प ना बनाए क्या, बस आपने करारदाद चाहिए थी तो चले नहीं, प्लीज but at the same time आपने वहां न जाकर अगर आप इससे ज्यादा आपको तो करना, जैसे मैं कल कह रहा हूं, अभी तक बता दे मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब गुड गवर्नेंस कैसे पकड़ा? नहीं बीबी, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तानी की टेरिटरी है, आप गुड गवर्नेंस के मामे हो, अलामत हो, क्यों नैब को जरूरत पड़ी चेयरमैन को कि वो रेंजर्स को कहें कि जी आप हमारी हिफाजत करें? आप तो खुद कहते हैं हम हाजिर हैं हर एक के लिए। नहीं वो याद है आपको एक दफा गए थे वो। चेयरमैन नैब के पास क्या ये अथॉरिटी है? अगर है तो क्या उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रुजू किया लिखकर? हाँ, उसका प्रोसीजर तो होगा ना। उसमें बताया होगा कि जी मेरे दफ्तर को ये खतरा है लाहौर में? ऑब्वियसली एकदम से जो हुआ तो भैया बताए ना आप कहाँ हैं, वेयर इज योर अथॉरिटी मिस्टर चीफ मिनिस्टर? नहीं वो और अगर आपने खड़े होना था अपने उसको, ये 100 प्याज 100 जूते, कि अगर आपने अपने ब्यूरोक्रेट तगड़े रहो, कोई बात नहीं, मैं तो एक आई स्टैंड फॉर यू ना, मैं अपने हाँ, तो फिर खुल के ओपनली तो फिर खड़े हो गए यार, कम से कम 2 फिक्रे बोल देते भैया। लेकिन हम पुल होते हैं तो आखिर में यो ना ये पुल बह जाना है, बिकॉज ना किसी को भी आप ये कश्ती का पुल भी नहीं होगा बेचारा, ये सोनी का घड़ा हो जाना है ना, एमपीए होंगे ना कोई और। देखो ना, अगर आप किसी के मुश्किल वक्त में वाकिफ नहीं बन रहे हैं, हाँ पिक अ साइड शहबाज शरीफ साहब एंड स्टिक विद इट ना, एक पोजीशन लें आप, किसी चीज पे तो पोजीशन लेना, आप तो बस वो फेंस पे बैठे हुए हैं बस वो नहीं। और कॉन्स्टेंटली भाई इफ यू थिंक फेयर इनफ कि आपके ऑफिसर के साथ ज्यादती हुई है और आप कहते थे कि हर चीज पे हैंड्स ऑन आपका था, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहें, आप ये कहें कि मैं अहद चीमा के बारे में गवाही देता हूं, हाँ, कि ये बिल्कुल मुझे सही, उठाकर लेकर जाओ, absolutely, इफ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, इफ यू आर नॉट श्योर तो पहले शोर नहीं मचाना था, कोई भी पूछता आप ये कहते कि साहब उन्हें उठाया है, वो इन्वेस्टिगेशन अगर हो कोई रही है, इन्वेस्टिगेशन में कोई बात निकलेगी तो ठीक है, तो लेट्स सी, देख लेंगे। तो फिर ये ज्यादा वो करने की क्या जरूरत है? He tries to play all the sides, Nusrat साहब, it doesn't work, वो चलेगा नहीं, आपकी बात है वो। When you friends to all and sincere to none, फिर घड़ा तो ये ड्रामा शहबाज साहब चलता नहीं है। सही बात है। एक कॉल है जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत जो है साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ ने प्रीवियस इलेक्शन में यही कहा था कि जरदारी करप्ट है, इनको पकड़ा जाएगा, तो अब ये इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्होंने फिर यही नारा लगाया हुआ है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं कि किसी तरह जरदारी को घेर घार के उनके पास भेज दिया करें, मैं क्या करूंगा? मेरे भाई, मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूं, सियासतदान बहुत सारे अपना बयानात देते रहते हैं, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं? सर हम बेर बकरी हैं, ऐसे अब फिर 5 साल इंतजार करेंगे, 2030 में। आप ना करिएगा ना, आप वोट ना दीजिएगा ना, आप वोट आउट करें शहबाज शरीफ को, दिन रात लगा के भेड़ बकरी क्यों बनते हैं? किसने मजबूर किया बाबू आपको? सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है हमारे पास। आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है? अब मैं क्या कहूँ? अरे इमरान खान खान ये है बस। तो इमरान खान साहब अच्छे नहीं है तो उनको वोट दीजिए और कोशिश करें हर सूरत में वो जीते, दिन रात एक कीजिए। जी जी सर। हाँ, और कोशिश करें कि उनका मैं कहती हूँ चौधरी निसार भी साथ मिल जाए, अमेजिंग वोट, और उसके बाद कितना अच्छा हो चौधरी सरवर साहब जो है सेनेटर भी मुंतखब हो जाएं। वो नहीं देना चाह रहे ना इमरान खान साहब को वोट, क्लियरली मैं तो अजीम है पीएमएल नून के वोटर्स जो नाराज भी हैं शहबाज साहब से, लेकिन कह रहे अब क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मतलब नहीं, अनलाइक उन्होंने इमरान साहब को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया, थोड़े से जब मैंने कहा हो सकता है इमरान खान को बताएं, पहले ही उन्होंने कहा सेकंड ऑप्शन ही नहीं है पंजाब में, तो मतलब आप अंदाजा लगाएं, सोचे, मतलब पीपल्स पार्टी का वोटर नाराज होता है, दे डोंट कम आउट, ये फिर भी कह रहे क्या करें, वी मस्ट। नहीं, आप आते हैं मतलब शहबाज साहब में बॉस देयर समथिंग दैट वी आर मिसिंग क्लियरली। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम अप मैं अर्ज कर रहा था, उसने कहा क्लोजिंग कर दो। वो वाकई कोई शहबाज शरीफ का फैन बैठा है हमारे प्रोडक्शन रूम में। चले, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।